हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से आपका 10th क्लास एसएसटी सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम चैप्टर 12 का पार्ट नंबर नेक्स्ट आपको लेके आए हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। क्योंकि चैप्टर को मैं थोड़ा लॉन्ग इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से ही कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आपको मैं लेके चलता हूँ आज की वीडियो के ऊपर, जहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगा मानव संसाधन के ऊपर। जहाँ हम रिसोर्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मैं आज आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण बताऊंगा कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है तेजी से, वो किस कारण से हो रही है, ऐसे क्या रीजंस हैं। जहाँ जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण होते हैं या 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिनमें जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है और प्रवास। तीनों ही रीजन मैन है, तीनों पे आपको याद रखना है। जन्म दर, तेजी से जनसंख्या का बढ़ना, मृत्यु दर, 1000 पुरुषों पर मरने वाले लोगों की संख्या को कहीं ना कहीं हम इस पे प्रत्यक्ष मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। और प्रवास, किसी भी रीजन से मानव एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना, ठीक है ना। या एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण से अपने मूल स्थान को छोड़ के अन्य स्थान पर जाने का कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो जनसंख्या का अंतर होता है, या मैं कह सकता हूं कि जब जन्म दर तो ज्यादा हो, मृत्यु दर कम हो, तो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके नॉलेज के लिए जो बहुत ही जरूरी है। जन्म दर किसे कहते हैं, चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे हम कहीं ना कहीं जन्म दर के नाम से जानते हैं। तो जीवित जितने भी 1000 जो बच्चे हैं प्रति वर्ष, ठीक है, उनमें जो बच्चे बच जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, उन्हें हम जन्म दर के नाम से जानते हैं। जैसा कि भारत के अंदर हर साल डाटा से निकलते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ नीति आयोग के द्वारा, क्योंकि पहले 5 वर्षीय योजना जो थी 5 ईयर प्लानिंग, तब हम इसके बारे में चर्चा करते थे। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है। ये सभी को मालूम है, देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि भारत आने वाले 2045 में विश्व के अंदर पहले नंबर का देश बन सकता है अगर जनसंख्या इसी प्रकार से तेजी से बढ़ती रही तो। मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले उसकी संख्या को हम मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। वही उल्टा कर देना, इसका अपोजिट कर देना, जन्म दर का अपोजिट कर देना, वो मृत्यु दर की डेफिनेशन बन जाएगी। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के प्रमुख कारण है। मृत्यु दर तेजी से गिरावट है, वो जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या है, मानी गई है। यहाँ पर 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा तुलना देखने को मिली। इसी कारण से जनसंख्या जो वृद्धि है दर वो अधिक हो गई, या कह सकता हूं तेजी से विकास देखने को मिला। क्योंकि आज देश में मैंने विकास वर्ड का यूज किया है, तो मैं इसको समझा भी देता हूं आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर वृद्धि को आप विकास क्यों बोल रहे हो। क्योंकि जनसंख्या जब तेजी से वृद्धि हो रही है आज, तो भारत कहीं ना कहीं ह्यूमन जो कैपिटल है, मानव जो पूंजी है, उसको यूज करना उसने शुरू कर दिया। उसने हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर लिया, लिटरेसी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, उसको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं अब जनसंख्या का वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो रहा है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट देखने को मिली। 1961 से लेकर 1961 से मैं बोल सकता हूं 51 बोल दूंगा, ठीक है। 51 से 1981 तक देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिसको मैं जनसंख्या विस्फोट की अवधि बोलता हूं। लेकिन 1981 के बाद जन्म दर धीरे धीरे कमी होने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रवास किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, यह जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रमुख घटक माना जाता है। व्यक्तियों को एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी बात करेंगे। प्रवास आंतरिक, देश के भीतर, एक राज्य से दूसरे राज्य में, या अंतर्राष्ट्रीय, देश से बाहर, एक देश से दूसरे देश के बीच में हो सकता है। इसे हम कहीं ना कहीं प्रवास को हम 2 भागों में बांटते हैं, तो इसको आपको मोस्ट रखना है। प्रवास के कितने पार्ट हैं? प्रवास के 2 पार्ट हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है।
आंतरिक प्रवास देश की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित जरूर कर देता है। जनसंख्या वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतरराज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से गांव के क्षेत्रों में होता है, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवास कह सकते हैं। मैं इसको सामाजिक क्षेत्र में इसमें शामिल करूंगा या मैं सामाजिक सोशल फैक्टर में इसमें शामिल करूंगा मैं इसको, क्योंकि शादी विवाह के समय महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह जो प्रवास करती हैं वो कहीं ना कहीं आंतरिक प्रवास कहलाता है, गांव से गांव, शहर से शहर। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होता है। सिंपल सी बात है, गांव के लोग शहरों की ओर जाने का एकमात्र रीजन है रोजगार की तलाश में, एजुकेशन शिक्षा की तलाश में, या अन्य कोई ऐसे रीजन है जिस कारण से लोग प्रवास करते हैं, तो ये भी प्रवास का एकमात्र कारण है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं कहीं ना कहीं सबसे मेन रीजन मानी जाती है। जब गरीब व्यक्ति दो पैसे की चाहत में या कुछ अच्छी सैलरी या अच्छी इनकम कमाने के लिए गांव से शहरों को प्रवास कर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अपनी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करता है, तो इसे भी हम प्रवास का एक कारण मानेंगे। नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। ये भी सबसे मेन है। शहर लोगों को आकर्षित करता है रोजगार के लिए या फिर अच्छे जीवन स्तर को सुधारने के लिए, जीवन स्तर को हाई करने के लिए भी प्रवास सबसे ज्यादा माना जाता है। एक मैं टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा जनसंख्या घनत्व पर। 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने लोगों की कुल संख्या से इसको लगाया जाता है। चलो मैं आपको डेफिनेशन में समझा देता हूँ। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का चित्रण करता है, जहां पर जनसंख्या वितरण असमान हो, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जो जनसंख्या घनत्व था वो 381 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट है ये। बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। एक बात आपको याद रखनी है, राज्यों की बात आती है तो बिहार आता है, और अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर दिए जाते हैं तो आपको दिल्ली का नाम याद रखना है ना, और दिल्ली में वेस्टर्न दिल्ली, ठीक है। लेकिन राज्यों का नाम पूछा जाए इसलिए आपको राज्यों का नाम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये कहीं ना कहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये आपको याद रखना है। दोनों में चलो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ। मैं इंडिया का डायग्राम थोड़ा हाफ बनाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ 2 स्टेटों को आपको बताना है, ठीक है। मैं एक तो बात कर रहा हूँ बिहार की, ये रहा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य एक यहां पर है स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बिहार जो सबसे ज्यादा है 1102 और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। चलो 2011 में राजस्थान का अगर जनसंख्या घनत्व की बात करो तो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देखने को मिला था। राजस्थान में 2001 में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। याद रखना 2001 में जहां 165 लगभग 11 में 10 सालों में लगभग 36 जो पीपल हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं, या 36 व्यक्ति लगातार वृद्धि देखने को मिली है। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, वहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम देखने को मिलता है लगभग, और कहीं कहीं जयपुर की मैं बात करता हूँ वहां पर जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले में 558 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मोस्ट है, याद रखना इस चीज को। और दूसरे नंबर पर बात करता हूं मैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में जब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये वापस आपको मैं रिपीट कर देता हूं, ये कहीं भी जो भारत का जनसंख्या घनत्व था और राजस्थान का लगभग आपको सेम मिलेगा। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत की जनसंख्या घनत्व कम क्यों है, इसका रीजन है असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व मध्यम क्रम का है।
और इसके साथ ही हम बात करते हैं पहाड़ी व कटे छटे और पथरीले भूभाग जो पाए जाते हैं, मध्यम से कम वर्षा, छिछली व कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। याद रखना, ये वो कारण है जिस कारण से जनसंख्या घनत्व राजस्थान में कम पाया जाता है। जैसलमेर में उसका मेन रीजन है वर्षा का कम होना, रेगिस्तान का होना। और मैं राज्यों की बात करता हूं तो जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, कटीली झाड़ियां होती हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान है, उपजाऊ भूमि पाई जाती है, मिट्टी भी उपजाऊ है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। इस वीडियो को जरूर देखें, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, जिसको मैं कहीं डेमोग्राफिक फैक्टर जो मैंने आपको समझाया था जनसंख्या के बारे में, मैंने आपको लिंगानुपात मैंने डिस्कस पहले कर दिया चैप्टर से पहले, क्योंकि मोस्ट टॉपिक था वो वाला आपके लिए। तो आज मैं जनसंख्या घनत्व को मैंने चर्चा की है, जनसंख्या वृद्धि पे मैंने आपको समझाया है। अगले वीडियो में हम फिर से एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।